आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन टू डाइटरी सप्लीमेंट्स। नाउ डाइटरी सप्लीमेंट्स हम किसे बोलते हैं? जैसे कि हम लोग हमारे निजी जीवन में बहुत सारे खान-पान पदार्थ को हम लोग कंज़्यूम करते हैं या खाते हैं। लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ों का हमारे पास में जो पौष्टिक आहार या पोषण जो हमें मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाता। तो उन उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम एक्सटर्नली बाहर से जो प्रोडक्ट्स खरीद करके उन्हें कंज़्यूम करते हैं मुँह के ज़रिए, तो उन्हें और वो हमारे न्यूट्रिशन को बेनिफिट देती है। उन प्रोडक्ट्स को हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स बोलते हैं। सो डाइटरी सप्लीमेंट्स आर व्हाट? दे आर स्पेशल फूड प्रोडक्ट्स जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अंडर में रेगुलेटेड होती है और उन्हें स्पेसिफिकली बनाया इसलिए गया है ताकि हम आपके डाइट को सप्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है? एडिशनल न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए। एंड ये एडिशनल न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपको मसल गेन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है आपको वेट गेन करने में प्रॉब्लम हो रहा है या लूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा है। दैट इज़ इसी चीज़ों के दौरान डाइटरी सप्लीमेंट्स का यूटिलाइज़ेशन होता है। अब डाइटरी सप्लीमेंट्स में क्या-क्या इंक्लूडेड हो सकता है? जैसे कि एक विटामिन हो गया, विटामिन सी, डी, ई, इन्हें एक डाइटरी सप्लीमेंट्स के कैटेगरी में डाला जाता है या फिर कोई-कोई सप्लीमेंट्स मिनरल्स के बेसिस पे होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम बेस्ड सप्लीमेंट, आयरन, ज़िंक, ओके। अमाइनो एसिड्स जैसे हम लोग देखते हैं कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड हो गया, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो गया। चौथा जो कि एंजाइम्स के बेसिस पे बनता है, एंजाइम्स के बेसिस पे सप्लीमेंट्स जो बनाए पाए जाते हैं मार्केट में। पांचवा हो गया ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। छठवा हो गया प्रोबायोटिक्स, ओके। तो ये है डाइटरी सप्लीमेंट्स की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स का जैसे हमने बताया कि आपका एग्जाम्पल्स ये है, सारे आपके सामने सारे एग्जाम्पल्स डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेट गेनर हो गया, प्री वर्कआउट हो गया, पोस्ट वर्कआउट अल्फा लिपोइक एसिड, ये चार प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें वेट मैनेजमेंट के कैटेगरी में, डाइटरी सप्लीमेंट्स के कैटेगरी में हम लोग लिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स के प्रकार। तो डाइटरी सप्लीमेंट्स के प्रकार कितने होते हैं? अब जैसे कि पहला हम देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वेट मैनेजमेंट सप्लीमेंट्स। तो इनके नाम से ही आपको ये समझ में आएगा कि ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये इंसान को वेट घटाने या वेट बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये किस किस फॉर्म में आते हैं? जैसे पाउडर के फॉर्म में आ सकते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में आ सकते हैं, टैबलेट के फॉर्म में आ सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में आ सकते हैं या जेलीज के फॉर्म में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान रखना है कि ये प्रोडक्ट्स हमेशा हम लोग मुंह के जरिए यानी कि ओरली कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जबकि इन्हें हेल्थ सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल के नाम से भी जाना जाता है। और ये बाकी जो निजी खान पान के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, इनसे वो काफी अलग हैं। और इन्हें क्या कर सकते हैं आप, इन्हें आप अपने शरीर में डायरेक्टली आप इंजेक्शन के जरिए कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पेरेंटरल यूज के अंडर में आता है। अब नीचे आप जैसे चार एग्जाम्पल्स की आप पिक्चर्स देख सकते हैं, जैसे एल कार्निटाइन एक प्रोडक्ट हो गया, एप्पल साइडर विनेगर दूसरा प्रोडक्ट हो गया, गार्सिनिया कंबोजिया तीसरा प्रोडक्ट और फ्लैक्सीड ऑयल चौथा प्रोडक्ट। एंड ये जरूरी नहीं है कि डाइटरी सप्लीमेंट सिर्फ ये चार हों, इनके और भी प्रकार होते हैं। ये चार एग्जाम्पल्स हमने आपके समझ के लिए हमने इसको पेश किया है, ठीक है। तो ये रहा वेट मैनेजमेंट सप्लीमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है प्रोटीन बेस्ड सप्लीमेंट्स, ओके। सो प्रोटीन बेस्ड सप्लीमेंट्स का निजी उपयोग क्या होता है? ये बेसिकली वो प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर में जो किसी भी टाइप का प्रोटीन कंटेंट या अमाइनो एसिड अपने अंदर में कंटेन करते हैं। और इनका प्राइम यूटिलाइजेशन किस चीज के बेसिस पे होता है? आपका जैसे मान लीजिए कि अगर आप जिम या आप व्यायाम में बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, तो आप उन सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए, जैसे आपको मसल ग्रोथ करना है, ठीक है, या फिर आप इन प्रोडक्ट को आप एक्सरसाइज के पहले, एक्सरसाइज के दौरान या एक्सरसाइज के बाद आप इसको कंज्यूम या खा सकते हैं। क्यों? अब इसे क्यों खाया जाता है? ताकि आपके मसल की रिकवरी एक्सरसाइज से या व्यायाम से बहुत जल्दी और शीघ्र तरीके से पूर्ण की जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये एग्जाम्पल्स में के कैटेगरी में या फिर उदाहरण के कैटेगरी में हम लोगों ने चार प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया है। जैसे पहला हो गया एल ग्लूटामाइन, दूसरा हो गया न्यूट्रास्टोर, तीसरा हो गया वे प्रोटीन एंड चौथा हो गया एल कार्निटाइन। सो ये चार एग्जाम्पल्स हैं
जो उदाहरण है जिन्हें हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स के कैटेगरी में देखते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ यही 4 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रोटीन बेस्ड सप्लीमेंट्स के क्षेत्र में या कगार में आते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये थी तो ये यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि डाइटरी सप्लीमेंट्स किसे कहते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स के प्रकार क्या-क्या हैं और उनके उदाहरणों को हम लोगों ने देखा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा 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 सेगमेंट है जो कि है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वो सेक्शन है जहां पे हम ये जानेंगे कि डाइटरी सप्लीमेंट्स को अगर हम भारत में अगर अमेज़न प्लेटफॉर्म के जरिए अगर बेचते हैं तो उसके लिए हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हमें क्या-क्या सबमिशन क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या-क्या सबमिशंस हमें करना ज़रूरी है, ठीक है? तो आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट रिव्यू को हम लोग क्यों करते हैं? आपके लिए डॉक्यूमेंट सबमिशन करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ उसी के बेसिस पे हम ये इस डिटर्मिनेशन पे पहुँचते हैं कि हम आपका प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे बेचने के लिए कंप्लीटली कंप्लायंस प्रोसेस के हिसाब से वैलिड है कि नहीं है, ठीक है? तो ये इसमें हम देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट रिव्यू का प्रोसीड्योर क्या है? आपको कंप्लायंस गाइडलाइंस के थ्रू हम ये लेके समझाएँगे कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से डाइटरी सप्लीमेंट्स को कैसे रेगुलेट किया जाता है और ये हम सीखेंगे तीसरी चीज़, जिसमें हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या-क्या है? जैसे कि अमेज़न के लिए में हर डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपके पास में सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। पहला आपके प्रोडक्ट का ऑल साइड इमेजेस, ओके? जैसे मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट अगर बॉक्स शेप्ड में है, तो उसके 4 साइड्स हो गए। तो आपको चारों साइड्स देने हैं उस हिसाब से और दूसरा हो गया एफएसएसीआई लाइसेंस जो कि आपका सर्टिफिकेट आपको एफएसएसीआई बॉडी से इश्यू होता है, ठीक है? ये 2 आपके सबसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इनमें से किसी एक के नहीं होने की वजह से आपके एप्लीकेशन के अप्रूवल में रुकावट आ सकती है। तो आगे देखते हैं कि ऑल साइड इमेजेस और एफएसएसीआई लाइसेंस में हम लोग एग्जैक्टली क्या देखते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसमें। अब डॉक्यूमेंट रिव्यू का पर्पस क्या है कि ये एक चैनल है जहां पे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, जहां पे जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं अमेज़न को, वो कंप्लायंट होता है मार्केट प्लेस के रेगुलेशंस के बेसिस पे। अब जैसे आप भारत में बेचना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भारत के लिए वो प्रोडक्ट कंप्लायंट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हमसे हमारे कस्टमर्स खरीद रहे हैं, उनकी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। तो ये प्रोडक्ट उनके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम लोग अनुमति देते हैं। तो इस चीज़ में आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। पहला कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने के पहले आपको ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाला है, वो आपके प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट के हिसाब से बिल्कुल ही मैच करता हो या फिर उनके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करता हो। दूसरा हो गया डॉक्यूमेंट देने के दौरान आपको ये भी देखना है कि अगर आप कोई एडिशनल कमेंट अगर आप डालते हैं अपने तरफ से कि अगर आपको कोई इश्यू हो रहा है, जैसे हो सकता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि हमारे रिस्पॉन्सेस आपको समझ में नहीं आ रहे, तो उसके बेसिस पे आप अपना रिक्वायरमेंट या आप अपना रिस्पॉन्स आप उस हिसाब से हमें लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है? जहाँ पे हम उसके बेसिस पे हम आपको ये गाइड कर पाएँगे कि सेलर सपोर्ट टीम आपको सही एट्रिब्यूट अपडेट या इमेज अपडेट करने में मदद करती है कि नहीं। तो ये है डॉक्यूमेंट रिव्यू का पर्पस, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डाइटरी सप्लीमेंट्स का 2 रिक्वायरमेंट है एज़ पर एफएसएसीआई बॉडी जो कि फॉस्कोस एफएसएसीआई जो कि भारतीय सरकार के अधीन है, ठीक है? अब इसके अंदर में 2 रिक्वायरमेंट क्या-क्या है जिसमें है आपका पहला ऑल साइड इमेजेस। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्ट के इमेज पे जो कि आप हमारे डिटेल पेज पे अपलोड करते हैं, ठीक है? जो आप अपलोड करते हैं, वो सारे इमेजेस हमारे कस्टमर को दिखते हैं। तो जो उन सभी इमेजेस पे आप हमारे कस्टमर्स को ये सारे डिटेल्स क्लियरली नज़र आने चाहिए। अब वो डिटेल्स क्या-क्या हैं? जैसे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट में क्या-क्या फूड एडिटिव्स है, प्रोडक्ट किस-किस इंग्रीडिएंट से बना है, मतलब उस इंग्रीडिएंट्स की लिस्ट, उस प्रोडक्ट से एक इंसान को क्या न्यूट्रिशनल क्या-क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है? वो प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरर
या इंपोर्टर बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर के नाम, उनके एड्रेस, उनके एफएसएससीआई लोगो एंड नंबर, ठीक है। नाउ एफएसएससीआई लोगो मैन्युफैक्चरर हो या इंपोर्टर हो उनके लिए सेम हो सकता है, लेकिन नाम, एड्रेस और एफएसएससीआई लाइसेंस नंबर एंटिटी टू एंटिटी वैरी करता है, ठीक है। जैसे अब हो गया आपका वेज नॉन वेज लोगो, कस्टमर केयर डिटेल्स, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, यानी कि उस प्रोडक्ट को अगर कोई कंज्यूम कर रहा है या यूटिलाइज कर रहा है तो वो कैसे करेगा, उस प्रोडक्ट की मात्रा कितनी क्वांटिटी है, जैसे 200 ग्राम हो गया, 1 किलो हो गया, 60 कैप्सूल्स हो गए, एक्सेट्रा। कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो प्रोडक्ट कहाँ पे बना है, मान लीजिए अगर उसका 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 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में है तो भारत से, अगर यूएस ऑफ ए से है तो यूएस ऑफ ए से, एक्सेट्रा, ठीक है। और लास्ट में फूड एलर्जेंस की, इस प्रोडक्ट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसे खाने से आपको लोगों को एलर्जी होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर काजू है, अब कोई इंसान अगर काजू नहीं खाता तो उसको वो इंफॉर्मेशन क्लियरली दिखनी चाहिए, ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एफएसएससीआई लाइसेंस देना है। एफएसएससीआई लाइसेंस किसका देना है, या तो वो मैन्युफैक्चरर का होगा, या तो वो इंपोर्टर का होगा, या तो फिर वो पैकर और रीपैकर का होगा, ठीक है। और एफएसएससीआई लाइसेंस हम लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि नॉन एडिटेबल फॉर्मेट होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें कि डॉक्यूमेंट का 2 रिक्वायरमेंट है। एक है पहला इमेजेस, ऑल साइड इमेजेस, जो कि आपको अपने प्रोडक्ट के लिए डिटेल पेज पे अपलोड करना है। और दूसरा एफएसएससीआई लाइसेंस, जो कि मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, पैकर या रीपैकर, ठीक है, जो आपको हमें डॉक्यूमेंट्स के माध्यम के जरिए आपको हमें अपलोड करके हमें देना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे कि मैंडेटरी कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स एज पर अमेजॉन पॉलिसी, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि 2 डॉक्यूमेंट्स हैं और जो हम आपके प्रोडक्ट को अप्रूव करने के लिए हमें जरूरत है। एक है ऑल साइड इमेजेस और एफएससीआई लाइसेंस। तो ऑल साइड इमेजेस में रिप्रेजेंटेशन एक एक इमेज का क्या क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग वो देखते हैं। लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स टू बी प्रेजेंट, ठीक है। तो हर जो भी प्रोडक्ट आप सेलिंग पार्टनर के लिए, कस्टमर जो भी आप बेच रहे हैं एज अ सेलिंग पार्टनर, आपको ये देखना है कि एफएससीआई रेगुलेशंस के हिसाब से कस्टमर को ये सारे एट्रीब्यूट्स जो कि यहाँ पे नीचे दिखाए गए हैं इस स्लाइड पे, वो सारे एट्रीब्यूट्स उन्हें क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। क्यों, ताकि कस्टमर्स को कंप्लीट तरीके से पूरी जानकारी मिले कि ईच डाइटरी सप्लीमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि उनका अपना अपना क्राइटेरिया होता है एक एक डाइटरी सप्लीमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, वेट मैनेजमेंट सप्लीमेंट्स के लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स का सेम क्राइटेरिया है, प्रोटीन बेस्ड सप्लीमेंट्स का भी सेम क्राइटेरिया है, ठीक है, क्योंकि दोनों डाइटरी सप्लीमेंट्स के सेग्रीगेशन में आते हैं। नाउ, प्रोडक्ट का नाम, नेम ऑफ द फूड प्रोडक्ट, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फूड एडिटिव्स, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज अगर है तो, कि अगर उसको कैसे यूज करना है, जैसे कि आपको 1 कैप्सूल खाना है या 1 स्कूप ही आपको पाउडर लेना है, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन या फिर सप्लीमेंट फैक्ट्स, ओके, ठीक है। फिर आपका हो गया प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर है या पैकेजर है, मतलब पैकिंग या रीपैकर है, ठीक है, तो उनका नाम और पता, ठीक है। आप जिस एंटिटी का डिटेल्स आप दे रहे हैं उनका एफएससीआई लाइसेंस नंबर, ठीक है, और एफएससीआई लोगो तो रहना है। फिर है आपका डिक्लेरेशन रिगार्डिंग वेज और नॉन वेज, कि आपका प्रोडक्ट वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। कस्टमर केयर डिटेल्स, नेट क्वांटिटी, प्रोडक्ट की मात्रा कितनी है। कंट्री ऑफ ओरिजिन, जैसे इंपोर्टेड फूड्स, फॉर एग्जांपल आप हर प्रोडक्ट अमेजोन पे आप भारत में मैन्युफैक्चर नहीं बिकती है, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आप बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हो, तो आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन करना है। ऑर्गेनिक लोगो अगर आपके पास में अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर में एप्लीकेबल होता है। फोर्टिफाइड लोगो अगर वो एप्लीकेबल है। वीगन लोगो, आयुष लाइसेंस लोगो अगर आपका प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है। आयुर्वेद आहारा अगेन अगर आपका प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है, ठीक है। और एलर्जन, जैसे कि जिसकी वजह से किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी के वो शिकार ना हो आपके प्रोडक्ट में से, ठीक है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स आपके इमेजेस पे दिखते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं कि ये सारे एट्रीब्यूट्स हम लोग कैसे दिखते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की एक एक एट्रीब्यूट कैसे दिखता है। तो इंग्रेडिएंट क्या है, इंग्रेडिएंट एक वो सब्सटेंस है जो एक पूरे फूड प्रोडक्ट को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर सिंगल इंग्रेडिएंट है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट जैसे गेहूं हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, वगैरह वगैरह, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है कि वो एक इकलौता इंग्रेडिएंट है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, मल्टी इंग्रेडिएंट बेस्ड प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आपको लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हर चीज का अप्रोप्रिएट टाइटल के साथ में, ठीक है,
सच एज द इंग्रेडिएंट एंड द नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट को आपको लिस्ट करके प्रॉपर प्रीफिक्स के साथ में दिखाना है ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दो दो पिक्चर्स आप देख रहे हैं कि एक पिक्चर में आपका मल्टीपल इंग्रेडिएंट है, एक पिक्चर में आपका सिंगल इंग्रेडिएंट है। ठीक है, मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स में देखिए जैसे कि मिल्क सॉलिड्स है, उसके अंदर में आपका वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, स्किम्ड मिल्क पाउडर है, माल्टोडेक्सट्रिन है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और सिंगल इंग्रेडिएंट में देखिए कि आपके प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है जो कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो ऐसे आपके प्रोडक्ट के इमेज पे आपका जो इंग्रेडिएंट सेक्शन है, ये चीज आपके प्रोडक्ट को क्लियरली डिस्प्ले करना है आपके इमेजेस पे कि ये चीज हमें क्लियरली, हमें भी और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद रहा है उसे भी वो क्लियरली दिखना चाहिए। ओके, अगला देखते हैं न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल वैसे ही जो कि मैंने पहले बताया। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, एक ये वो बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन होता है कि आपके हमारे कंज्यूमर को बताने के लिए कि आपके प्रोडक्ट में किस किस कौन कौन सी चीज किस किस मात्रा में, जैसे फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है। ठीक है, अगर कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट है तो उसकी मात्रा कितनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले वाले पिक्चर में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 3000 मिलीग्राम है। दूसरे वाले में देखिए बहुत सारे स्पेशल इंग्रेडिएंट है, जैसे एल ग्लूटामाइन है, BCAA है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, सबका अपना अपना प्रॉपर इंग्रेडिएंट वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो ये है आपका न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हो गया आपका एलर्जन। ठीक है, अब एलर्जन क्या चीज है? एलर्जन एक वो सब्सटेंस होता है जिससे कंज्यूम करने से या खाने से एक इंसान को एलर्जिक रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण दिया था कि मान लीजिए किसी इंसान को काजू से एलर्जी है, तो अगर आपके प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट अगर कैश्यू फ्लेवर है जो कि काजू के फ्लेवर के बेसिस पे आता है, तो वो प्रोडक्ट उनके लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि उनको कैश्यू से एलर्जी है। अगर वो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे तो उनको मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो एलर्जन एक मैंडेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट हो जाता है और वो आपके प्रोडक्ट के लेबल पे एक अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स और डिक्लेरेशन के साथ आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 इमेजेस हैं आपके लिए। एलर्जेंस मैन्युफैक्चर्ड इन फैसिलिटी दैट प्रोसेस मिल्क, सोय और नट्स। ठीक है, दूसरा हो गया एलर्जेंस मैन्युफैक्चर्ड इन फैसिलिटी, ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन। तीसरा है आपका एलर्जन स्टेटमेंट, प्रोडक्ट के अंदर में ये मिल्क है, सोय है, कॉर्न है, ग्लूटेन फ्री है। ये प्रोडक्ट एक ऐसे प्लांट में मैन्युफैक्चर किया गया है जहां पे सिर्फ दूध, सोयाबीन और सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट्स के से बनाया गया है। ठीक है, चौथा हो गया एलर्जन एडवाइस, जैसे कंटेन्स मिल्क। फॉर एग्जांपल, हर किसी को मिल्क नहीं पसंद आता है या फिर वो नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो उनको एलर्जिक रिएक्शन होता है उससे। ठीक है, एंड हर एक इंसान की अपनी अपनी का एक अपना अपना एलर्जिक रिएक्शन है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके प्रोडक्ट के इमेजेस के ऊपर में एलर्जन का क्लियरली इंडिकेशन दिया हुआ रहे। ठीक है, चौथा चौथा देखते हैं मैन्युफैक्चरर डिटेल्स। ओके, अब जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि एक प्रोडक्ट आप एक मैन्युफैक्चर भी बेच सकता है, एक इंपोर्टर भी बेच सकता है, एक रीपैकर भी बेच सकता है। तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चर ही नहीं, इंपोर्टर हो या रीपैकर हो, उन सभी का डिटेल्स अगर उनका नाम और एड्रेस है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि इन 4 इमेजेस के बेसिस पे ये चारों इमेजेस का मैन्युफैक्चरर का नाम और एड्रेस क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इन सब चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपका नाम और आपका एड्रेस और आपका पिन कोड क्लियरली मैच कर रहा है। अगर मान लीजिए कि आपने किसी प्रोडक्ट का इमेज अगर अपलोड किया है और वहां पे आपका एड्रेस दिया हुआ है, लेकिन आपके प्रोडक्ट के इमेज के ऊपर में अगर पिन कोड नहीं है, तो आपका एड्रेस आपका इनकम्प्लीट माना जा रहा है, क्योंकि बिना पिन कोड के भारत में एड्रेस कंप्लीट नहीं होता है। ऑलराइट, तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोला, द मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस ऑन प्रोडक्ट एक कंज्यूमर को कांटेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, ताकि अगर उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम्स या डिफेक्ट्स या सेफ्टी इश्यूज हो सकती है उस प्रोडक्ट के कंज्यूम करने से। द मैन्युफैक्चरर्स एड्रेस विद अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स एंड इंडियन एड्रेस शुड बी प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, तो प्रॉपर प्रीफिक्स और इंडियन एड्रेस के साथ इमेज के ऊपर में जरूरी होना बहुत ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, और ये सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड के लिए नहीं, ये इंपोर्टर के लिए भी, रीपैकर के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, अब कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे आप देख सकते हैं, कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट अगर आपको सही मात्रा में नहीं मिलता है या प्रोडक्ट आपके पास में एक्सपायर्ड आता है, तो जरूरी है कि सेलिंग पार्टनर वो प्रोडक्ट, जो कस्टमर जो जहां से वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो एटलीस्ट एक कस्टमर केयर को कंसर्न रेज कर पाए, अपने क्वेरी को रेज कर पाए। ठीक है,
तो कस्टमर केयर डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 इमेजेस के बेसिस पे कि ये कस्टमर कंप्लेंट या फीडबैक के लिए आपका वेबसाइट, ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर लिस्टेड रहना ज़रूरी है। इन तीनों में से कोई एक होने से भी चलेगा या 2, या अगर सभी है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है? तो कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑन द पैकेज फूड लेबल्स, ताकि कस्टमर मैन्युफैक्चरर या ब्रांड को कॉन्टैक्ट कर पाएँ। क्यों? ताकि कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी फीडबैक देने के लिए, ठीक है? तो ये किसी भी फॉर्म में, जैसे मैंने बताया कि ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर एक एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स के हिसाब से ये रिप्रेजेंट होता है। तो ये है आपका कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। छठवा हो गया आपका वेज और नॉन वेज लोगो, ठीक है? हर प्रोडक्ट के ऊपर में आपका ऐसा एक वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन लोगो होना ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे हम हमारे कस्टमर्स ये डिफरेंशिएट कर पाएँ, ठीक है? कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर वो शाकाहारी हैं, तो वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर वो शाकाहारी नहीं हैं, ठीक है? तो वो नॉन-वेज लोगो बेस्ड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है? तो ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर में क्लियरली होना चाहिए। इनका ना होना मतलब आपका प्रोडक्ट इमेज अभी भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्लायंट नहीं है, ओके? आगे बढ़ते हैं। एफएसएससीआई लोगो एंड एफएसएससीआई लाइसेंस नंबर। एफएसएससीआई लोगो क्या है? द साइन ऑफ लीगल परमिशन फॉर सेलिंग द फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हर प्रोडक्ट के ऊपर में एफएसएससीआई लोगो सेम फॉर्मेट पे होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कलर, ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि इसका डिजाइन हमेशा ऐसा हो जो आप इमेजेस पे देख रहे हैं। इसका डिजाइन कोई डिफरेंट कलर पे भी हो सकता है, लेकिन लोगो दिखने में ऐसा ही रहता है। कभी कभार अगर लोगो ऐसा दिखने में नहीं भी हो, तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर में सिर्फ इंग्लिश में जैसे नॉर्मल एक FSSAI लिखा हुआ रहता है, ठीक है? तो इसका रिप्रेजेंटेशन वैसा होना चाहिए, ओके? FSSAI नंबर क्या होता है? तो ऑल डाइटरी सप्लीमेंट्स शैल कैरी 14 डिजिट लाइसेंस नंबर प्रिंटेड ऑन देयर सप्लीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स विद अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। लेस देन और मोर देन 14 डिजिट लाइसेंस नंबर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है? तो आप ध्यान से देखिएगा कि आपके सामने में इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस 2 इमेजेस के ऊपर में जो लाइसेंस नंबर है, इनमें एग्जैक्टली 14 अंक हैं, 14 डिजिट्स। अगर आपके प्रोडक्ट के इमेज के में 14 डिजिट से मान लीजिए 2 डिजिट कम है या 2 डिजिट ज्यादा है या 1 डिजिट कम है या 1 डिजिट ज्यादा है, तो फिर वो इमेज आपका हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है? और ये जो इमेजेस हैं, ये आपके प्रोडक्ट के लेबल पे क्लियरली दिखना चाहिए, ये दोनों ये इंफॉर्मेशन, एफएसएससीआई लोगो भी और एफएसएससीआई लाइसेंस नंबर भी। अब वो लाइसेंस नंबर चाहे वो मैन्युफैक्चरर का हो, चाहे वो इंपोर्टर का हो, चाहे वो रीपैकर का हो, ओके? आगे बढ़ते हैं। रिकमेंडेड सर्विंग और डोसेज। तो हर प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि जैसे हर प्रोडक्ट का यूसेज का एक पैटर्न होता है। जैसे डाइटरी सप्लीमेंट्स में एक सर्टेन डोजेज पे लोग कंज्यूम करते हैं। अगर उसका डोज ऊपर नीचे अगर कुछ भी होता है, तो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो डोसेज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको प्रोडक्ट के ऊपर में देना है। लाइक रिकमेंडेड डोसेज, ठीक है, वो एप्लीकेबल होता है डाइटरी सप्लीमेंट्स के कैटेगरी में या हेल्थ सप्लीमेंट के या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के बेसिस पे, जो कि अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स के साथ आना चाहिए। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं पहले इमेज में कि 200 मिलीलीटर ठंडे पानी के साथ में या दूध के साथ में, जिसमें आप 1 स्कूप डालिएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम हो, और उसको डालने के बाद में आपको बॉटल को अच्छे से 20-30 सेकंड तक शेक करके फिर उसके बाद में यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है, तभी आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये एक हो गया। दूसरा है ये जैसे सिंप्लीफाइड यूसेज, जैसे कि एक लेवल्ड स्कूप 8 ग्राम 250 ml पानी के साथ आप मिक्स कीजिए, 30 से 40 सेकंड तक आप उसको अच्छे से शेक कीजिए, ताकि वो आपका जो जो आपका सप्लीमेंट है वो पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, और उसके बाद में आप उसे पी सकते हैं। ड्रिंक एंड फील दी फोकस किक इन, ओके? तो ये है आपका रिकमेंडेड डोसेज का रिक्वायरमेंट कि आपके प्रोडक्ट पे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला हो गया आपका प्रोडक्ट आयुष लाइसेंस। अगर आपका प्रोडक्ट मान लीजिए आयुर्वेदिक है, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होने के हिसाब से आपके प्रोडक्ट के ऊपर में एक आयुष लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है? और ये जो है आपका नीचे आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका आयुष लाइसेंस का लोगो है। तो आयुष लाइसेंस क्या है? आयुष लाइसेंस क्या है? एक रेगुलेटरी सर्टिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा मैन्युफैक्चरर, सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक मेडिसिन और प्रोडक्ट्स के लिए डाला गया है। दिस लाइसेंसिंग सिस्टम इज ओवरसीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक सेपरेट है, ठीक है, जो कि एस्टैब्लिश किया गया था टू प्रमोट एंड रेगुलेट ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन इन इंडिया, ठीक है? तो जो भी आयुर्वेद के जरिए जो भी जितने भी मेडिसिन बनते हैं,
या जितने भी सप्लीमेंट्स बनते हैं उनको गवर्न करने के लिए, ठीक है, इस संस्था को बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आपके प्रोडक्ट के ऊपर में ये लोगो आपके प्रोडक्ट के इमेजेस पे क्लियरली दिखता है, ठीक है। ये था तो आगे अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारे इमेजेस का रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ठीक है, कि इमेजेस आपका दिखने में कैसा होना चाहिए, आपके इमेजेस के ऊपर में एक एक रिक्वायरमेंट, एक एक का रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ताकि हमारे कस्टमर्स उसको ध्यान से पढ़ सकें और समझ सके कि ये प्रोडक्ट खरीदने के पहले कि ये प्रोडक्ट उनके जरूरत के लिए है कि नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ऑल साइड इमेजेस के बाद में हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट आता है FSSAI लाइसेंस, ठीक है। तो FSSAI लाइसेंस क्या है, ठीक है। तो FSSAI लाइसेंस दिखने में आपका ऐसा होता है, ये क्या होता है, इट इज अ कॉपी ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर फॉर ईच एसन, ओके, ऑलराइट। तो जरूरी नहीं है कि ये लाइसेंस आपको सिर्फ मैन्युफैक्चर का ही आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम 3 एंटिटीज को कंसिडर करते हैं। आप अगर एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप अगर इंपोर्टर हैं तो भी आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप अगर रिपैकर हैं तो भी आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो ये एक जनरल मैन्युफैक्चरर लाइसेंस का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो लाइसेंस में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स होना जरूरी है हमारे लिए वैलिडेशन के लिए, ठीक है। हम लोग क्या क्या देखते हैं, लाइसेंस में आपका लाइसेंस नंबर होना चाहिए, जो कि आपका ये हो गया। लाइसेंस में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, जो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर में मैन्युफैक्चरर का नाम है वही नाम यहाँ होना चाहिए लाइसेंस में, ठीक है। अगर इंपोर्टर का नाम यहाँ दिया है तो आपका इंपोर्टर का नाम होना चाहिए, रीपैकर का तो रीपैकर का यहाँ पे नाम होना चाहिए। सिमिलरली उनका एड्रेस, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर या रीपैकर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर एड्रेस, ठीक है। काइंड ऑफ बिजनेस, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका लाइसेंस यहाँ पे मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा, अगर आप इंपोर्टर हैं तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि इंपोर्टर लिखा हुआ है, इंपोर्टर बताएगा। अगर आप एक रीपैकर हैं तो रीपैकर बताएगा, ठीक है। फिर हो गया आपका लाइसेंस का टाइप, कि आपका लाइसेंस किस टाइप का है, सेंट्रल लाइसेंस है कि आपका स्टेट लाइसेंस है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए जैसे देख सकते हैं कि हमें यहाँ सेंट्रल लाइसेंस देख चाहिए, ठीक है। और लाइसेंस की वैलिडिटी, ठीक है, जो कि 5/7/2026, यानी कि आज की डेट के हिसाब से लाइसेंस अभी भी अगले 1 साल, अगले 11 महीने तक वैलिड है, ठीक है। तो ये आपका FSSAI लाइसेंस होता है दिखने में, ऑलराइट। तो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ FSSAI लाइसेंस, ठीक है। तो डिफरेंट ऑपरेटर्स और डिफरेंट FSSAI लाइसेंस होते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपकी स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है आपको, हम लोग सिर्फ यहाँ पे आपके पास में क्लियर इंस्ट्रक्शन दिखाया जा रहा है कि हम 3 ही एंटिटी का लाइसेंसेस एक्सेप्ट करते हैं। एक हो गया मैन्युफैक्चरर, एक हो गया इंपोर्टर, एक हो गया रीपैकर। अगर आप रिटेलर हैं, रीलेबलर हैं या होलसेलर हैं, आपका लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एक तो आपको आइडियली मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर एंड रीपैकर का ही लाइसेंस प्रोवाइड करना है। तो यही 3 लाइसेंसेस हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरर का डिटेल्स दिया हुआ है तो आपको मैन्युफैक्चरर का ही लाइसेंस देना है, ठीक है। आप रिटेलर, रीपैकर या रीलेबलर या होलसेलर का लाइसेंस नहीं देख सकते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया लाइसेंस हम लोग जब वैलिडेट करते हैं फॉस्कोस वेबसाइट पे। तो लाइसेंस अगर आप देखते हैं कि अगर आप अपने FSSAI लाइसेंस के 14 डिजिट के जो नंबर है, अगर आप उसको फॉस्कोस वेबसाइट पे अगर आप लॉन्च करेंगे तो आपको ये डिटेल्स ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का नाम आ रहा है, ठीक है, ये आपका एड्रेस आ रहा है पिन कोड के साथ, ये आपका लाइसेंस नंबर आ रहा है, जो लाइसेंस नंबर यहाँ है वही लाइसेंस नंबर यहाँ भी आएगा, आपका लाइसेंस का कैटेगरी आ रहा है, आपके लाइसेंस का स्टेटस आ रहा है कि आपका लाइसेंस एक्टिव है कि नहीं है। तो ये एक फॉस्कोस में आपको, जब आप फॉस्कोस पे अपने लाइसेंस को लॉन्च कीजिएगा तो आपका रिप्रेजेंटेशन और आपका व्यू पॉइंट कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि किन किन लाइसेंसेस को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स FSSAI लाइसेंस, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर क्या है, एक वो एंटिटी होता है जो प्रोड्यूसेस फिनिश गुड्स बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, टूल्स एंड इक्विपमेंट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो एंटिटी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है ये है मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस। जैसे कि मैंने बताया, आप देख सकते हैं लाइसेंस के ऊपर में लाइसेंस का एक वैलिड जो रिक्वायरमेंट हम लोगों ने आपको समझाया कि लाइसेंस के लिए वैलिडेट करते हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिस्टेड है। मैन्युफैक्चरर का नाम है, एड्रेस है, काइंड ऑफ बिजनेस है, कैटेगरी ऑफ लाइसेंस है, वैलिडिटी है लाइसेंस का, एक्सेट्रा, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर में मैं आपको 1-2 एग्जांपल बताऊंगा, जैसे मसल टेक हो गया, बिग मसल्स हो गया, ये दो
कंपनीज हैं जो कि प्रॉपरली मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑलराइट। तो उनको हम लोग मैन्युफैक्चरर्स की कैटेगरी में डाल रहे हैं। अगला हो गया इंपोर्टर। इंपोर्टर क्या है? इंपोर्टर और एक ऐसा इंसान या एंटिटी होता है जो गुड्स और सर्विसेज को बाहर बाहर के किसी देश से ला करके हमारे देश में बेच रहा है, ठीक है। तो कमर्शियल पर्पस की वजह से या हैंडलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम प्रोसीड्योर और ये सारे रिक्वायरमेंट्स को वो लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इंपोर्टर का लाइसेंस अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ आपका ट्रेड रिटेल स्लैश इंपोर्टर लिखा हुआ है, नाम, एड्रेस, कैटेगरी ऑफ लाइसेंस वापस सेंट्रल, वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, मसल टेक हो गया, बीएसएन हो गया, ये दो सेलर्स हैं जो कि इंपोर्टर्स के कैटेगरी में आते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका रीपैकर्स लाइसेंस। रीपैकर क्या है? रीपैकर इज आइदर अ पर्सन और एन एंटिटी जो कि स्पेशलाइज करता है प्रोडक्ट को रीपैकेजिंग, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग करने में, रीऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। और ये भी इंश्योर करता है कि उनके अंदर में एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी हो ताकि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और कंप्लायंस को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस के हिसाब से संभाल सके, ठीक है। रीपैकर्स में एग्जांपल क्या क्या है? कैप्टेक हो गया, सॉफ्ट जेल हो, कैप्टेक सॉफ्ट जेल, फार्मा केमिकल, ठीक है। सो दीज आर द टू कंपनी, ये दो कंपनीज हैं। जैसे कि आप नाम देख सकते हैं, एबीसी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, नाम, एड्रेस, मैन्युफैक्चरर, ओके। फिर आपका नाम है जैसे कि सेंट्रल है, फिर आपका जैसे वैलिडिटी है, ठीक है। तो आपका ये वैलिडेशन प्रोसीड्यूर सेम है, खाली एंटिटी का नाम चेंज हो रहा है। जैसे अगर रीपैकर है इमेज पे तो रीपैकर का डिटेल्स होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अब एक हो गया। अब अगर ये है चौथा रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास में एफएसीसीआई फॉस्कोस का एक ऑल्टरनेटिव आप दे सकते हैं जो कि हो गया आपका फॉस्कोस और स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो एफएसीसीआई और फॉस्को स्क्रीनशॉट क्या होता है? ये एक डिजिटल इमेज कैप्चर होता है या फिर एक आपके एफएसीसीआई लाइसेंस और फॉस्कोस का एक स्नैपशॉट होता है, स्क्रीनशॉट होता है, ठीक है, जो कि आपका डिजिटल प्रूफ के जैसा काम आ सकता है इन टर्म्स ऑफ अ फूड बिजनेस लीगल ऑथराइजेशन टू ऑपरेट इन इंडिया एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग कंप्लायंस विद फूड सेफ्टी रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है जो हम लोग वैलिडेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, नाम, एड्रेस, लाइसेंस नंबर, कैटेगरी ऑफ लाइसेंस एक्टिव, ठीक है। तो ये है आपका चौथा एक्सेप्टेबल फॉर्मेट ऑफ एफएसीसीआई लाइसेंस या उसका ऑल्टरनेटिव, ओके। अब आते हैं अनएक्सेप्टेबल लाइसेंसेस में, ठीक है। रिटेलर्स एफएसीसीआई लाइसेंस जो कि हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और रिटेलर कौन है? रिटेलर is a person or an entity that sells products or services directly to consumers for their personal use, typically through physical stores or online platforms, ठीक है। जैसे शॉपिफाई हो गया, टारगेट हो गया, बेस्ट बाय हो गया, ये सारे रिटेलर्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं केओबी में यहाँ पे ट्रेड स्लैश रिटेल रिटेलर लिखा हुआ है, ओके। तो ये लाइसेंस हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आगे रीलेबलर्स एफएसीसीआई लाइसेंस। रीलेबलर कौन है? रीलेबलर इज अ पर्सन और एंटिटी जो प्रोफेशनली प्रोडक्ट को रिव्यू और अपडेट प्रोडक्ट को के लेबल्स को अपडेट करता है, पैकेजिंग इंफॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए ताकि प्रोडक्ट कंप्लायंस और रेगुलेशंस के हिसाब से एक्यूरेसी मेंटेन करे सारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में। फॉर एग्जांपल एंजल लेबल्स, क्वालिटी लेबल्स वगैरह, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रीलेबलर लिखा हुआ है, फूड और हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है। प्रोडक्ट का, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, लाइसेंस नंबर सेम रहेगा, लेकिन अगेन ये हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। होलसेलर्स एफएसीसीआई लाइसेंस, ओके। होलसेलर कौन कौन है? अब होलसेलर इज अ पर्सन और एंटिटी जो कि प्रोडक्ट को बड़े क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर से खरीदते हैं और उनको छोटे छोटे क्वांटिटी में रिटेलर बिजनेसेस को या फिर और अलग छोटे छोटे होलसेलर को बेचते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि होलसेलर कभी भी अपने प्रोडक्ट को एंड लेवल कंज्यूमर्स पे नहीं बेचते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हो गया आपका दयाल प्रोटीन, फिट लाइफ होलसेल, एमवे इंडिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर आप देखिएगा लाइसेंस पे तो ट्रेड रिटेल स्लैश होलसेलर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लाइसेंस हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये थे एफएसीसीआई लाइसेंस के प्रकार, ठीक है। तो एफएसीसीआई लाइसेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, ये चीज हम लोग देखते हैं कि आपके लाइसेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको लाइसेंस का वैलिडिटी, आपकी लाइसेंस का वैलिडिटी मिनिमम 30 दिन से ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है, 30 दिन से ज्यादा, पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा नाम है कि अगर आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या रीपैकर के नाम से बिक रहा है आपके प्रोडक्ट लेबल पे, तो लाइसेंस पे भी उस वही सेम मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या रीपैकर का नाम होना चाहिए, ठीक है। मस्ट कंटेन
मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, रीपैकर काइंड ऑफ बिजनेस के कैटेगरी में, प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए प्रोडक्ट कैटेगरी के स्कोप में, लाइसेंस इशूड, लाइसेंस जो आपको इशू किया जा रहा है वो हमेशा सेंट्रल लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि स्टेट लाइसेंस जो है वो हम लोग सिर्फ रीपैकर के लिए ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर के लिए स्टेट लाइसेंस देंगे तो माफ कीजिएगा, आपका आप वो लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंप्लायंस प्रोसेस। तो ये अभी अभी तक हम लोगों ने जाना कि डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या है, उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, और फिर हम लोगों ने ये भी जाना कि डाइटरी सप्लीमेंट्स के का डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जैसे इमेज अगर है तो इमेजेस कैसा होना चाहिए, उसमें सारे एट्रीब्यूट्स कैसे दिखने चाहिए, और हम लोगों ने ये जाना कि FSCCI लाइसेंस है और उसको वो लाइसेंस आपका कैसा होना चाहिए। अब ये जानने के बाद में आपको ये जानना जरूरी है कि हम लोग कंप्लायंस, आपके लिए कंप्लायंस प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्लायंस प्रोसेस वो स्टेप है जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट्स को आप हमारे पास भेजते हैं रिव्यू के लिए। तो कंप्लायंस प्रोसेस में आइए देखते हैं क्या हो रहा है। तो आपको सबसे पहले अपने सेलर अकाउंट में जा करके, ठीक है, कैटलॉग में, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट्स करके आपको एक ब्लैंक पेज आएगा, ठीक है। ये आपका कैटलॉग है, ब्लैंक पेज आएगा जहाँ पे आप एक ब्लैंक फॉर्म में आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। वहां पे आपको आपके प्रोडक्ट का एग्जैक्ट नाम देना पड़ेगा, जो आपके प्रोडक्ट के लेबल पे लिखा हुआ है आप अपने प्रोडक्ट का नाम दीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से आप ध्यान रखिएगा कि आपके प्रोडक्ट का नाम और जो आप बेच रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग ना हो, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपको ये सारे, आपको अपनी लिस्टिंग को बनाने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसके अलावा, ठीक है, आपके पास में आपको ये सारे फील्ड्स, आपको सारे फील्ड्स जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इन तीन इमेजेस पे, आपको इन तीन इमेजेस में ये सारे फील्ड्स को आपको फिलअप करना है, ठीक है। फिलअप करने के दौरान आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका प्रोडक्ट बॉक्स शेप है तो उसके 4 या और 2 6 साइड्स होते हैं, तो आपको सभी साइड्स के क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इमेजेस देने हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफ आपका इमेज धुंधला हो, ठीक है, एक तरफ आपके इमेज में आधा इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपको सारे साइड के इमेजेस क्लियरली अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद में इमेजेस अपलोड करने के बाद में आपको प्रोडक्ट के सारे एट्रीब्यूट्स भरने हैं, भर करके फिर आप, ठीक है, आप सबमिट कीजिएगा। तो ये आपका हो गया आपका सेलर अकाउंट में, जब आपका मेन्यू में आपको दिखाई देगा कि आपके अकाउंट हेल्थ में आपने कितने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं, ये आपका अपीयरेंस रहेगा MYC पोर्टल में, जो कि सेलर अकाउंट में लॉग इन करने के बाद में आपको दिखता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट कंप्लायंस रिक्वेस्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कंप्लायंस रिक्वेस्ट में आप आइएगा, ठीक है, और वहां से आपको पता चलेगा कि आपका इनकम्प्लीट रिक्वेस्ट अगर कितना है, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आप एक अपील या कंप्लायंस आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के नाम के आगे जैसे यहाँ पे डाइटरी सप्लीमेंट्स लिखा रहेगा, ठीक है। आपके प्रोडक्ट का रिस्क सेल क्या है उसका वैल्यू बताया रहेगा, आपके प्रोडक्ट का स्टेटस क्या रहेगा, कि आपके प्रोडक्ट का कंप्लायंस स्टेटस अप्रूव हुआ है कि नहीं, रिव्यू हुआ है कि रिव्यू के अंडर में है कि रिजेक्ट हुआ है, स्टार्टिंग है, लेकिन इनिशियली आपका रहेगा नॉट सबमिटेड। तो आपको यहाँ पे आकर के अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको वो, जैसे ही आप वो क्लिक, उस बटन पे क्लिक कीजिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपको एक पेज पे लेके आएगा जहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट में आपको क्या अपलोड करना है, स्पेसिफिकली आपका FACCI लाइसेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि वही हमारा प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करना है MYC के जरिए। इमेजेस का रिक्वायरमेंट आपका सिर्फ आपको अपने प्रोडक्ट के इमेजेस को डिटेल पेज पे, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में आपको दिखाया, आपको यहाँ पे इस स्लाइड में आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो आपको अपने प्रोडक्ट के सारे इमेजेस अपलोड करने हैं और FACCI लाइसेंस को MYC के जरिए आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इमेज अपलोड गाइडलाइंस, ठीक है, कि हम लोग जब इमेज अपलोड करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ओके। तो इमेज गाइडलाइंस में क्या है कि कि आपका डाइटरी सप्लीमेंट जो होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है, वो एक लंबा एक ट्यूब के जैसा हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, एक सर्कल हो सकता है, एंड सो ऑन, कोई भी शेप में हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपको हमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको वो उस प्रोडक्ट का क्लियर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए। और वो कब दिखेगा, जब वो उस प्रोडक्ट के सारे इमेजेस को क्लियरली देख पाएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर पैकेज का
अगर है आपका प्रोडक्ट तो उसके 6 साइड्स होते हैं, तो आपको 6 के 6 साइड इमेजेस को ही आपके डिटेल्स को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे कि देखते हैं कि कस्टमर्स को सारे इंफॉर्मेशन मिले, एक एसिन में क्या क्या होना, हर एसिन में या हर प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए। ऑल साइड इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट फॉलोइंग सेट ऑफ इमेजेस ऑन द डिटेल पेज। ओके, पहला फ्रंट साइड होना है, बैक साइड होना है, लेफ्ट एंड राइट साइड मस्ट हैव इफ एप्लीकेबल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कभी कभार आपका प्रोडक्ट लेफ्ट साइड राइट साइड हो ही सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट एक पाउच शेप्ड में है, ओके, जैसे कि चिप्स के पैकेट के जैसा, ओके, तो उसका एक फ्रंट साइड हो सकता है, बैक साइड हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसका साइड उसके 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 लेफ्ट साइड और राइट साइड भी हो। ठीक है, तो पाउच शेप हो गया। बॉटम एंड टॉप इमेजेस मस्ट हैव इफ एप्लीकेबल, फॉर एग्जांपल जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, बॉटल। ठीक है, क्रॉप्ड न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन इमेज गुड टू हैव सेपरेटली। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन का जो इमेज है, अगर वो आप उसको अगर आप उसको सेपरेटली क्रॉप करके एक एज अ सेपरेट इमेज भी अगर आप अपलोड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, क्रॉप्ड इंग्रेडिएंट लेबल इमेज, अगर आपको न्यूट्रिशनल टेबल या इंग्रेडिएंट सेक्शन का अगर आपको क्रॉप करके इमेज अगर अपलोड करना है, आप वो भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर यूजर प्रिपरेशन। ठीक है, अगर आप इस सेक्शन को अगर आप क्रॉप करके अगर सेपरेटली डालना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप इन्फेंट फूड हो गया, डाइट फूड हो गया, या न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रोफेशनली शूट करवा करके डाइटरी सप्लीमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं इमेजेस को एज पर दीज इमेजेस गाइडलाइंस, तो वो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से आप जा करके ये करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपका था इमेज गाइडलाइंस। आइए देखते हैं, जैसे आपका बॉक्स शेप इमेज हो गया, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये आपका फ्रंट है, बैक है, लेफ्ट है, राइट है। ओके, कभी कभार टॉप एंड बॉटम में कुछ डिटेल्स नहीं मेंशन होता है, अगर आपके टॉप एंड बॉटम में भी डिटेल्स मेंशन है तो आपको वो अपलोड करना है। ठीक है, जैसे कि ये सीरियल बॉक्स है। फिर देखते हैं पिलो पैक्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला पाउच के जैसे, देखिए ये पिलो दो साइड का भी होता है, 4 साइड का भी हो सकता है। जैसे कि देखिए फ्रंट साइड ये हो गया, बैक साइड आपका ये हो गया। ठीक है, वे प्रोटीन है ये प्रोडक्ट। ऑलराइट, वे प्रोटीन पैकेट्स। अगला है आपका बॉटल्स, कैन्स और जार्स। अ बॉटल कैन बी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंट ऑन 2 to 4 साइड्स। ठीक है, तो जैसे जार है आपका, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों इमेजेस को कंबाइन करके हमारे पास में सारे डिटेल्स होने चाहिए। ठीक है, चौथा, ठीक है, राउंड बड़ा कंटेनर, जो कि बड़े कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि देखिए पहला राउंड कंटेनर, दूसरा ये है, तीसरा। ठीक है, इन तीनों इमेजेस को कंबाइन करके अगर आप रखिएगा तो आपको प्रोडक्ट का पूरा लेबल दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग ट्यूब बेस्ड कंटेनर, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये पहला साइड है, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड है। ओके, फिर है आपका देखिए क्रॉप्ड इमेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप ये इमेजेस सेपरेटली देते हैं, जैसे कि ये हो गया न्यूट्रिशन फैक्ट्स हो गया। ठीक है, स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट के अंदर में क्या क्या है। ठीक है, इन इन ये ऐसे अगर आप सेपरेटली इमेजेस अगर आप डालते हैं तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने सारे इमेजेस दिए हैं, अगर आप इसको सेपरेटली देना चाहते हैं तब आप ये कर सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके प्रोडक्ट के सारे इमेजेस पे पूरे डिटेल्स क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, अनएक्सेप्टेबल इमेजेस। ठीक है, अब ये सारे इमेजेस अनएक्सेप्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें हमें डिटेल्स ही समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरर या मार्केटर का डिटेल समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, इसके नीचे वाले इमेजेस में एफएससीआई या लाइसेंस नंबर समझ में नहीं आ रहा। इस इमेज में देखिए, जैसे ये किसी प्रोडक्ट का बैक साइड है, बैक साइड में मेरे को जो जो डिटेल्स वैलिडेट करनी है, जैसे इंग्रेडिएंट्स हो गया, मैन्युफैक्चरर नाम, एड्रेस, डोसेज, फॉर्मेट। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, किस मात्रा में कौन सी न्यूट्रिशन अवेलेबल है, वो मुझे क्लियरली नहीं समझ में आ रहा। इसके ऊपर वाली इमेज को भी आप देखिए। ठीक है, सेम हालत है, इसमें भी बिल्कुल हमें नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, और ये आखिरी इमेज हो गया जो कि एफएससीआई लाइसेंस। देखिए, जैसे कि देख सकते हैं कि आपको एफएससीआई लाइसेंस आपको आधा दिख रहा है, लेकिन पूरा आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, या फिर आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारे इमेजेस को हम नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, इमेजेस। अब एडिशनल पॉइंट्स टू रिमेंबर इमेजेस में, तो ये आप देख सकते हैं एडिशनल पॉइंट्स। ये आपका जैसे कि इमेजेस में फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, पहला है फ्रंट इमेज, बैक इमेज, साइड इमेज, क्रॉप्ड इमेजेस सेपरेटली। साइड इमेज में जैसे आपका लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम आता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद प्रीफिक्स होना चाहिए, क्लियर इन्फॉर्मेशन,
जिसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन, मतलब इतना क्लियर होना चाहिए कि हमें अपनी आँखों से हम कस्टमर वो पढ़ पाए, ठीक है? कि आपके प्रोडक्ट में क्या-क्या है। जेपीईजी, टीआईएफएफ, जीआईएफ ये फॉर्मेट में जेपीईजी हम लोग रिकमेंड करते हैं, ठीक है? इमेज मस्ट बी अ फोटोग्राफ, ऐसा नहीं है कि वो कोई लाइन ड्राइंग हो, ठीक है? नो बॉर्डर टेक्स्ट अदर दैन टेक्स्ट ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, वाटरमार्क्स और इन्फॉर्मेशन दैट लीड्स अवे फ्रॉम amazon.in सच एज़ यूआरएल, ठीक है? फिर हो गया आपका प्रोडक्ट फिल्स अराउंड 80% ऑफ द टोटल इमेज साइज, प्लेन वाइट, ठीक है, बैकग्राउंड, हर 72 डॉट्स पर इंच, ये आपके रेजोल्यूशंस के बारे में बताया गया है यहाँ पे आपको। 500 पिक्सल्स ऑन ईच साइड प्रेफर्ड, 3000 pixels permitted. To activate zoom between 1280 and 3000 pixels on the longest side. To take full advantage of zoom, we recommend at least 2560 pixels on the longest side. sRGB color mode, 8 bits per channel, PC या Mac format में, ठीक है? फिर आपका गिफ्ट इमेजेस यूज टू शो गिफ्ट रैप मस्ट बी 71 by 71 पिक्सल्स। फिर है आपका योर स्टोर लोगो मस्ट बी 130 इन बाई 120 by 30 पिक्सल इमेज, और फाइल नेम में कोई स्पेसेस नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका एडिशनल पॉइंट्स, जब आप इमेजेस को का फोटो आप अपलोड करने के पहले आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये सारे डिटेल्स लिस्टेड है कि नहीं है, ओके? और ये क्राइटेरियाज फुलफिल कर रही है कि नहीं, ठीक है? अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स। तो हम लोग जब आपके एप्लीकेशंस को हम लोग जब रिसीव करते हैं तो ये सारे कॉमन मिस्टेक्स हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, ठीक है? प्रोडक्ट अप्रूवल में कहाँ-कहाँ गलतियाँ आपसे होती हैं सेलर से। तो देखते हैं, पहला है कि आपका इमेजेस आपके प्रोडक्ट का, अगर आपका प्रोडक्ट 3 साइड का है, आपने एक साइड इमेज दिया है लेकिन आप बाकी 2 साइड्स आपने अपलोड नहीं किया है, ठीक है? तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण हो गया आपका प्रोडक्ट का इमेज क्वालिटी। हो सकता है कि आपने 2 इमेज, आपके प्रोडक्ट का 3 साइड है, तीनों साइड आपने दिया लेकिन उसमें से एक साइड का डिटेल्स हमें क्लियरली विजिबल नहीं है, ठीक है? तो आपके इमेज के क्वालिटी के वजह से आपका प्रोडक्ट अप्रूवल में रुकावट आता है। तीसरा हो गया आपका आपने एफएससीआई लाइसेंस दिया है, ठीक है? जो कि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। तो एक्सपायर्ड लाइसेंस के बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट नहीं देखते हैं, ठीक है? क्योंकि वो आपका लाइसेंस कंप्लायंट नहीं है। चौथा हो गया आपका नॉन कंप्लायंट लाइसेंस। नॉन कंप्लायंट लाइसेंस में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे आपका इमेजेस के बीच में और आपके प्रोडक्ट लाइसेंस के बीच में आपका नाम मैच नहीं कर रहा हो, एड्रेस मैच नहीं कर रहा हो, कैटेगरी ऑफ लाइसेंस गलत है, केओबी गलत है, एक्सेट्रा, ठीक है? तो इमेज रिलेटेड में आपका प्रोडक्ट इमेजेस मिसिंग आता है, प्रोडक्ट इमेजेस क्वालिटी आता है। लाइसेंस रिलेटेड में लाइसेंस आपका एक्सपायर्ड है या फिर आपका लाइसेंस कंप्लायंट नहीं है। तो ये सारे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं आपके एप्लीकेशन में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट इमेजेस मिसिंग, जैसे कि सिर्फ एक इमेजेस आपने दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 एप्पल साइडर विनेगर हैं, सिर्फ यही 2 इमेजेस दिया है। अगला है क्वालिटी, ये 2 इमेजेस है लेकिन अगर मैं जूम करूँ तो मुझे प्रॉपर्ली क्लियर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है कि इन सभी इमेजेस का क्वालिटी जो कि होता है, जो कि आपके प्रोडक्ट के डिटेल्स होते हैं, वो हमें क्लियरली विजिबल हो। सिर्फ हमें ही नहीं, जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, उन्हें वो क्लियरली आपके प्रोडक्ट को पढ़ के देख पाएँ कि आपके प्रोडक्ट में एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? फिर हो गया आपका एफएससीआई लाइसेंस नॉन कंप्लायंट, ठीक है? हो सकता है जैसे कि एड्रेस प्रेजेंट ऑन द एफएससीआई लाइसेंस शुड कंप्लीटली मैच विद द एड्रेस प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट इमेजेस एंड फॉस्कोस डेटाबेस, ठीक है? फॉर एग्जांपल, गिवन एफएससीआई लाइसेंस में पिन कोड है 423146, जबकि हम लोगों ने प्रोडक्ट इमेजेस को पे चेक किया तो पिन कोड देख रहे हैं हम लोग 423005। तो ये आपका एड्रेस मिसमैच हो जाता है, ठीक है? तो ये इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब आप अपने एप्लीकेशन को आप फाइल कर रहे हो, ठीक है? इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगला है लाइसेंस एक्सपायर्ड, ठीक है? अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20/6/2025 का डेट है। आज की डेट के हिसाब से 20/6 मतलब 20 जून, मतलब लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। तो अगर आप जैसे कि अगर ये लाइसेंस अगर आप दे रहे हैं तो इस लाइसेंस के बेसिस पे आपका प्रोडक्ट अप्रूव करना मुश्किल है, ठीक है? तो आपको स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे एक्सपायर्ड लाइसेंस बिल्कुल ना दें, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देख सकते हैं, the FECCI license should have a validity of more than 30 days from the date of submission. Okay? अगला, ठीक है? Additional points to remember. Common mistakes to avoid, क्या क्या हमें देखना है कि देखिए, अपलोड ब्लर्ड या लो रेजोल्यूशन इमेजेस बिल्कुल नहीं अपलोड करना है, ठीक है? कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन ऐड, ठीक है, ऐसा मत ऐड कीजिए जो कि प्रोडक्ट लेबल पे प्रेजेंट ना हो, ठीक है? एलर्जन डिक्लेरेशंस को बिल्कुल स्किप मत कीजिए अगर प्रोडक्ट के ऊपर में प्रोडक्ट के अंदर एलर्जन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? अनवेरिफाइड या अनसपोर्टेड हेल्थ क्लेम मत कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट वेट मैनेजमेंट में हेल्प नहीं कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो प्लीज आप ये क्लेम मत डालिए कि आपका प्रोडक्ट वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ठीक है? डू नॉट मिस लोगोस लाइक
आपके प्रोडक्ट में नॉन-वेज और नॉन-वेज का लोगोस या सर्टिफिकेशन मार्क्स क्लियरली दिखना चाहिए। डू नॉट प्रोवाइड इनकम्प्लीट और क्रॉप्ड लेबल इमेजेस, मतलब इनकम्प्लीट, अगर आप इमेज क्रॉप करके सेपरेटली भी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, पूरा इन्फॉर्मेशन क्लियरली दिखना चाहिए, ठीक है। एंड आखिरी, डू नॉट प्रोवाइड एक्सपायर्ड एफएससीआई लाइसेंस, ठीक है। लास्ट है रिसोर्सेस। तो ये सारे लिंक्स हैं जो कि आपको सेलर ऑनबोर्डिंग रिक्वायरमेंट्स, जो कि आपका डाइटरी सप्लीमेंट्स है, सेलर हेल्प पेज है और इमेज गाइडलाइंस है, ये 2 लिंक के को आप रेफर कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इन 2 लिंक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।